हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आज आपके दोस्त मनीष पटेल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर, जो कि भौतिक विज्ञान का होगा। तो आइए देखते हैं हमें इसमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, जैसे आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और हमने यहाँ पर बगल में देखिएगा परावर्तन के कुछ पाठ्यक्रम लिखे हैं। बस इसी पाठ्यक्रम को आपको पढ़ना है। अपवर्तन के लिए अगली वीडियो आएगी, तो उसमें हम बताएंगे कि अपवर्तन का पाठ्यक्रम क्या होगा। ये सिर्फ आपका परावर्तन के पाठ्यक्रम में है। तो देखिएगा, पहली आपकी हेडिंग होगी प्रकाश। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पहले नंबर तो हम यहाँ पर आपकी नोट्स आप खुद बनाएंगे। हम सिर्फ यहाँ पर बोलेंगे और बताएंगे। समझ में आया? आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, जितना बोलें उतना नोट करते चलिए। बस आप अपना नोट्स खुद तैयार करेंगे। तो देखिएगा, प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है ना। तो जैसे देखिए, मान लीजिए अगर हमें ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रकाश पड़ रहा है वो हमारी आँखों तक क्या हो रहा है, वहाँ का प्रकाश हमारी आँखों तक आ रहा है, जिससे हमें ये वस्तु दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर पहली हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, प्रकाश। तो प्रकाश होता क्या है, लिखिएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को संवेदित करके वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। तो लिखिए मेरे प्यारे दोस्त। तो आगे देखिएगा, फिर से एक बार हम बता देते हैं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को संवेदित करके वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। अब इसके बाद आता है आपका प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के कम से कम 5 गुण पता होना चाहिए। 5 नहीं तो 3 जरूर पता होना चाहिए आप लोग को। तो देखिएगा, गर्मी बहुत है दोस्त। देखिए पहला, अब देखिए, जैसे आप लोग के अंदर कहीं कुछ ना कुछ गुण होते हैं, वैसे प्रकाश के भी गुण होंगे। तो बताइए आप लोग कौन से गुण हैं? क्या आप लोग को कुछ प्रकाश के गुण के बारे में पता है या नहीं? जैसे कि देखिए, यहाँ पर पहला गुण, प्रकाश क्या होता है, एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और तीसरा आप लोग लगाओगे, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? देखिए, बहुत सी बुक में आपको पहले नंबर तो 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर जानिए 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। क्या होता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। और अगला क्या हो सकता है हमारा, देखिए, जब हमने क्या कहा, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आप हमें ये बताइए, अगर हम किसी और माध्यम में ले जाए, जैसे कांच में अगर प्रकाश की चाल जा रही है, तो वहां पर देखिए अलग अलग होगी कि नहीं प्रकाश की चाल। तो ये भी क्या है, किसका गुण है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, अलग अलग माध्यम के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होती है।
प्रकाश की चाल अलग अलग होती है ना। और एक गुण इसके बताओ आप लोग, क्या आप लोग बता सकते हो कि एक गुण और कौन सा हो सकता है? देखिए यहाँ पर एक गुण और हो सकता है इसका, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, बस सिर्फ यहाँ पर गुण पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब आप लोग 12th में आओगे, 12th लेवल में, तो ये पूरा एक चैप्टर ही है आपका कि कैसे होता है, सब बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नोट कर लिए हो तो आगे चले, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए जल्दी से। तो आप लोग ले लिए स्क्रीनशॉट। अब अगला टॉपिक देखिएगा। अब इसको हम रख करके आगे चलते हैं। अब देखिए इतनी चीज समझ में आई है नहीं, तो अगली हेडिंग लगाइए आप लोग, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जैसे देखिए, मान लीजिए आपका कोई एक समतल पृष्ठ है। क्या है? समतल पृष्ठ, जिसके एक तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट लगाया गया है ना। इसको मतलब क्या कर दिया है? चमकीला बना दिया गया, जहां से प्रकाश का परावर्तन हो। परावर्तन का मतलब जैसे कि प्रकाश किरण आए और चली जाए, वहीं से वापस लौट जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, जब प्रकाश की किरण क्या होती, किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर पड़ती है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये आपका क्या है बताइए हमें? समतल पृष्ठ, या कहीं कहीं पर आपको मिलेगा परावर्तक पृष्ठ। क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। और देखिए ये प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? आ रही हैं ना। तो यहाँ पर आपकी कौन सी किरण हो जाएगी? आपतित किरण। समझ में आया? और देखिएगा, जहां पर देखिए हम यहाँ पर एक लंब रेखा खींचते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अभी इसके आगे आएगा आपका नियम समझाने के लिए, क्योंकि इसके नियम भी होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर एक लंब रेखा खींचते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब। अब देखिए, यहाँ से प्रकाश आई और यहाँ पर टकराई, और उसके बाद क्या हो गई? पुनः उसी माध्यम में क्या हो गई? वापस लौट गई है ना। तो यहाँ पर ये आपतित किरण मतलब आई है, तो आपतित किरण अब जब जाएगी तो कौन सी किरण हो जाएगी? परावर्तित किरण ना। अब देखिए, परावर्तित किरण। और यहाँ पर जहां पर देखिए अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण स्थित होते हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आपको अब दिखाई दे रहा होगा, दो कोण दिखाई दे रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर जो कोण बनता है आपतन कोण, और अभिलंब के आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। और उसके बाद इसे आई से निरूपित किया जाता है। और उसके बाद अब यहाँ पर देखिए एक कोण और बन रहा है, जिसका नाम हम देते हैं आर। ये कौन सा कोण होता है? परावर्तन कोण होता है। यहाँ पर देखिए किसके किसके बीच बना है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। इतनी बात समझ में आई या नहीं आप लोग को? तो देखिएगा एक बार फिर से हम इसको बताते हैं।
तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराती हैं और उसके पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं या उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ से छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बताया एक लंब खींचेंगे जिसके क्या कहेंगे हम, अभिलंब, और कहाँ से टकराती हैं, समतल पृष्ठ के किसी बिंदु से ना, और जिस बिंदु से टकराती हैं वो बिंदु आपका आपतन बिंदु होता है, या आप कह सकते हो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर स्थित होते हैं वह आपका आपतन बिंदु होता है। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो आप लोग लिख लीजिए प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालीदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के गर्मी बहुत है भैया, बच के रहिएगा। देखिए अब देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, सॉरी प्रकाश का परावर्तन तो बता दिए। अब देखिए प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है। पहला नियम, इसके मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला नियम आपका है, देखिए पहला नियम क्या है, ये आपको आपतित किरण दिख रही है कि नहीं, दिख रही है। परावर्तित किरण दिख रही है कि नहीं, दिख रही है ना। और ये आपका अभिलंब दिख रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपका पहला नियम हो जाएगा आपतित किरण, कॉमा करिए, परावर्तित किरण, फिर से तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं या तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही में स्थित होते हैं। अब दूसरा नियम इसका क्या है भैया, देखिएगा यहाँ पर जितने अंश पर, यहाँ पर जैसे आपका आपतन कोण बना है और ये क्या है आपका परावर्तन कोण, तो यहाँ पर आपतन कोण I किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण R के बराबर होता है। जैसे जितने अंश का आपका आपतन कोण होगा और उसके बाद जितना आपका आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो आप लोग ऐसा मतलब अगर चेक करना चाहो तो ले लीजिए एक लेजर लाइट और एक ले लीजिए शीशा जो घर में उपलब्ध होता है ना। तो वहाँ पर एक काम करिएगा, या प्रकाश की किरण से ही देख लीजिएगा। जब उस पर प्रकाश आएगा, अगर मतलब लंबवत करो आएगी प्रकाश की किरण, तो उतने ही अंश पर क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो अगर आप सीधा मारोगे लाइट को या लेजर लाइट लेकर चेक कर लीजिए, जब सीधा प्रकाश की किरण मारोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे जितने अंश पर आएगा उतने ही अंश पर चला जाएगा। तो इस यहाँ पर दूसरा नियम लिख लीजिए आप लोग, आपतन कोण I, आपतन कोण I बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण R। आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। तो आप लोग लिख लीजिएगा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है ना, अर्थात कोण I बराबर कोण R। अगर आप लोग अब इतना लिख लिए हो तो इसको रफ किया जाए और आगे की चीज बताई जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
ले लिए, तो रफ कर देते हैं इसको। देखिए आपका पाठ्यक्रम हटा दिया जाए अब। देखिएगा ये रहा आपका प्रकाश का परावर्तन तथा नियम। अब देखेंगे हम दर्पण क्या होता है आपका। दर्पण कितने लोगों को पता है? दर्पण दर्पण देखिए एक कांच का टुकड़ा होता है। क्या होता है? चाहे वो आपका गोली कांच हो या समतल कांच हो, चाहे जिस प्रकार का कांच हो, क्या होगा? कांच का एक टुकड़ा होता है जिसको हम लेते हैं और एक तरफ उसके पीछे चाहे एक तरफ लगा दीजिए लाल ऑक्साइड का पेंट। क्या कर देते हैं? लाल ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक खोखला गोला है, यहाँ पर एक इसका टुकड़ा ले लीजिए, तो यहाँ पर अगर हम इसके एक तरफ क्या करते हैं? लाल ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं, तो दूसरा तल क्या हो जाता है? चमकदार बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम? दर्पण। अगर मान लीजिए आप एक समतल कांच का टुकड़ा ले लीजिए, उसके एक तरफ क्या कर दीजिए? लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दीजिए, तो वो कौन सा मतलब दर्पण बन जाता है ना। दूसरा तल क्या हो जाएगा? यहाँ से अब प्रकाश का परावर्तन होगा, तो यही क्या है हमारा दर्पण। तो इसमें इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो। दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट लगाकर दूसरा तल परावर्तक बना दिया जाता है, जिसे हम दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। लिख लीजिए, दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है। दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट लगाकर दूसरा तल परावर्तक बना दिया जाता है। लिखिए। अब अगली हेडिंग लगाइए आप लोग, दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं भैया जी बताइए। दर्पण मुख्यतः हमारे कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन से? हाँ, पहला है समतल दर्पण और दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। बहुत सही। दूसरा क्या होता है आपका? गोलीय दर्पण ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमें समतल दर्पण आपके सिलेबस में नहीं है कक्षा 10 के। यहाँ पर सिर्फ आपको पढ़ना है गोलीय दर्पण। तो अब देखिएगा यहाँ पर आपका परिभाषा बता देते हैं कि समतल दर्पण होता क्या है। बाकी यहाँ पर आपके सिलेबस में सिर्फ गोलीय दर्पण है। तो देखिएगा यहाँ पर पहला है क्या? समतल दर्पण ना। तो समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण जैसे कांच की एक पट्टी ले लीजिए समतल कांच की, और उसके तरफ क्या कर देंगे हम? एक तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाता है ना। अब देखिए दूसरा तल क्या हो जाएगा? अपने आप चमकदार बन जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा? समतल दर्पण। आप इसकी 2 परिभाषाएं हो सकती हैं। आप एक इस प्रकार से लिख लीजिएगा, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं ना। देखिए अब दूसरा क्या है आपका? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? देखिए गोलीय दर्पण जो है आपका, पहले ये समझ लीजिए बनाया कैसे जाता है ना। मान लें समतल दर्पण बना लेगा, घर में शीशा देखने के काम आए। लेकिन अब देखिए यहाँ पर गोलीय दर्पण क्या होता है? ये एक खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? एक खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ खोखला गोला है एक, अगर हम इसको क्या करें? एक तरफ से इस प्रकार से काट लें और ये वाला छोटा वाला भाग निकाल करके उसके हम एक तरफ क्या कर दें?
लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दें। तो देखिएगा दूसरा आपका जो दर्पण मतलब परावर्तक पृष्ठ है क्या हो है आपका गोली है ना, और दूसरा जो तल है वो चमकदार भी हो गया है। तो यहाँ पर अब यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा कि नहीं। अब प्रकाश की किरण इधर पर चाहे जहाँ जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्रकाश को तुरंत क्या कर देगा, उसी माध्यम में वापस भेज देगा। तो यहाँ पर देखिएगा अब इसका मतलब ये है, कैसे लिख सकते हो इसकी परिभाषा गोलीय दर्पण की। लिखिएगा गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है। कांच के एक खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है जिसके एक तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट लगाकर दूसरा तल परावर्तक बना दिया जाता है। जिसके एक तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट लगाकर दूसरा तल परावर्तक बना दिया जाता है। बहुत गर्म देखिए ना, या इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हो, वह दर्पण, छोटी परिभाषा है आपकी, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय होता है। गोलीय होता है उसे क्या कहेंगे हम, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण का कितने प्रकार का होता है आपका, गोलीय दर्पण आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है आपका अवतल दर्पण, अवतल, दूसरा है उत्तल दर्पण। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, हम यहाँ पर सिर्फ बोल कर लिखा रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिखते रहिए। समझ में आया। तो देखिएगा आपका अवतल दर्पण क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका एक कांच का खोखला गोला है। हमने पहले ही बताया था जब गोलीय दर्पण बनाया जाएगा किसी कांच के खोखले गोले से बनाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम काट लेते हैं कांच को, कांच के टुकड़ों को, देखिए इस प्रकार का आकार मिला है कि नहीं हमें। अगर हम देखिए यहाँ पर क्या कर दें, इसके उभरे हुए तल पर या उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर दें, लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दें। तो देखिएगा यहाँ से अपरावर्तन कहाँ से होगा, जो दबा हुआ तल है ना, तो वही क्या, ये आपका कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ना। तो अवतल दर्पण में इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। अब उत्तल की बात की जाए तो फिर से वही कांच का गोला लीजिए और इस प्रकार से काट दीजिए, और यहाँ पर इस प्रकार की आकृति मिली। अब इसके धंसे हुए तल पर क्या करेंगे, हम लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे। तो ये वाला तल क्या हो जाएगा, परावर्तक बन जाएगा ना। तो यही क्या होगा आपका, आइए भाई देखिए, तो यहाँ पर है तो गोलीय दर्पण का ही मतलब गोले का ही भाग है ये। तो यहाँ पर आप इसकी परिभाषा लिखें, वह दर्पण जिसका इस प्रकार से एकदम आसान शब्दों में यहाँ पर देखिए लिखा गया है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, मतलब दोनों के लिए बताया गया था। अब यहाँ पर अगर उत्तल या अवतल की बात आई तो लिख सकते हो, अगर हम उत्तल की बात करें तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, उभरा हुआ होता है ना। और अवतल में वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है। देखिए यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ क्या है, इसका दबा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, उभरा हुआ। दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है या दबा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं ना। अब लिखिएगा हेडिंग में, उत्तर में लिख लीजिएगा, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं।
अब भैया अगर हो गया हो तो आगे की ओर चले हम। हो गया, मिटा दिया जाए सब। चलिए अब आगे देखिएगा आप लोग। दर्पण तो पढ़ लिए ना, बनाना भी सीख गए। अब हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या होती है, हेडिंग लगाइए आप लोग, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। जैसे कि चाहे आपका उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, हम दोनों के लिए दोनों में परिभाषाएं सेम होंगी। जैसे देखिएगा, आप लोग हमें ये बताइए, अगर हम इस प्रकार से एक कांच का टुकड़ा ले, गोली कांच का टुकड़ा अगर ले लें, तो यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, अब देखिए इसका परावर्तन कहाँ से होगा, धसे हुए तल से या दबे हुए तल से ना। तो ये बताइए आपका कौन सा दर्पण है, नहीं पता, अभी अभी हमने बताया, ये आपका है अवतल दर्पण ना। अब फिर से सेम कांच के गोले का कटा हुआ भाग लेंगे और उसके क्या कर देंगे, अब की बार इधर की ओर अगर हम लाल ऑक्साइड का प्रिंट लगा देंगे, तो ये आपका कौन सा दर्पण तैयार है, उत्तल दर्पण। तो देखिएगा पहली हेडिंग आप ये लगाइएगा, दर्पण का मुख्य सॉरी दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। दूसरा होगा दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। तीसरा होगा आपका दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। चौथा होगा दर्पण की वक्रता त्रिज्या। पांचवा होगा आपका दर्पण का मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। छठवां होगा आपका दर्पण का मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। सातवीं हेडिंग होगी आपकी दर्पण की फोकस दूरी। अब हम इन्हीं चीजों को समझेंगे। देखिएगा यहाँ पर पहली हेडिंग है आपकी दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। क्या होता है दर्पण का ध्रुव, ये आपका अवतल है, ये आपका उत्तल दर्पण है, इसी का जो मध्य बिंदु होगा वही क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव, जिसे हम P से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, P से निरूपित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, दर्पण का ध्रुव में परिभाषा लिखिएगा इसकी, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब अगली हेडिंग समझ में आया ना, दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वही क्या होगा, दर्पण का ध्रुव होगा P ना। अब दूसरा क्या है आपका दर्पण का द्वारक। अब देखिए दर्पण का द्वारक क्या होता है, आप कह सकते हो दर्पण के जिस भाग तक प्रकाश का परावर्तन संभव हो उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। नहीं समझ में आया, जैसे अगर हम बताइए कहीं पर भी इसके हम प्रकाश डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, परावर्तन होगा कि नहीं। तो इसका मतलब अधिक से अधिक दूरी तक जहां तक प्रकाश का परावर्तन संभव हो वही क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं
दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। मतलब व्यास का मतलब यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक। लिख लीजिएगा, दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब उसके बाद आता है दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? देखिएगा इधर, देखिए दर्पण आपका किससे बाहर काटकर बनाया गया है? एक खोखले गोले से। तो दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र को क्या कहेंगे? दर्पण का वक्रता केंद्र। तो इसका मतलब इसका वक्रता केंद्र लगभग यहाँ पर हम मान लेते हैं C। इसको किससे निरूपित किया जाता है? C। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिखिएगा, इसको मिटा दें। लिखिएगा दर्पण का वक्रता केंद्र। देखिए दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है, जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ना? अब देखिए अगली हेडिंग आप लोग लगा दीजिएगा, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है? देखिए समझिए यहाँ पर, ये आपका क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र है ना, और ये आपका क्या है? दर्पण का ध्रुव। तो यहाँ से देखिए दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। लिख लीजिएगा, दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। जल्दी से नोट करिए। हो गया? चाहे आप मतलब इसका वक्रता केंद्र इधर होगा ना, तो दर्पण का मतलब यहाँ ये रेखा क्या कहलाएगी? आपकी मुख्य अक्ष। अब देखिएगा, रख कर दिया जाए। अब अगली हेडिंग आप लोग लगाइएगा, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। देखिएगा दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? हमने पहले ही बताया था आपको, दर्पण किसी खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है उसी की त्रिज्या को क्या कहते हैं? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इसका मतलब R ना, किससे निरूपित करते हैं वक्रता त्रिज्या को? R से। तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर के ये भी इसकी क्या होगी? अगर भाई ये केंद्र है तो ये गोले का भाग है, ये क्या बन जाएगी? इसकी त्रिज्या बन जाएगी ना। समझ में आया? तो लिख लीजिएगा इसकी परिभाषा दर्पण की वक्रता त्रिज्या में। लिखिए, दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से निरूपित करते हैं।
किससे निरूपित करते हैं भैया? आर से ना। हो गया। अब अगली हेडिंग आप लोग डालिएगा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? अब देखिए, मुख्य फोकस होता है, देखिए समझिएगा यहाँ पर दर्पण का ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है ना, ये जो रेखा है। तो इसी के समांतर अगर हम कोई प्रकाश की किरण क्या करते हैं? ले जाते हैं, और प्रकाश दर्पण से क्या होगा? इसका परावर्तन होगा, और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर के काटेगी वही क्या कहलाएगा? आपका मुख्य फोकस। तो इसकी परिभाषा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या काटती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं ना। इसे हम किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। लिख लीजिए भाई साहब, ये है आपका दर्पण का मुख्य फोकस ना। समझ में आया? जितनी हेडिंग लिखवा रहे हैं आप लोग अच्छे से काफी किताब पेन लेकर के बैठ जाइए और जितना बोल रहे हैं लिखते चलिए, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? ये आपको दर्पण का क्या हमने बताया? ध्रुव बताया ना, और ये अभी हमने क्या कहा? फोकस। तो यहाँ पर दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण की फोकस दूरी। इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। लिखिएगा, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं ना। अब देखिए, मतलब कि ये क्या है आपका? यहाँ से लेकर के पी तक की दूरी क्या कहेंगे हम? दर्पण की फोकस दूरी। समझ में आई कि नहीं बात को? रख कर दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ना लिखे हो तो लिख लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। और रफ कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठिए। डाल दिया जाए, आपका दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या हो गई? समाप्त। अब आपकी अगली हेडिंग होगी
प्रतिबिंब। अब हम यहीं से क्लास को स्टॉप करेंगे और इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ कल फिर से इसी टाइम पर। तब तक के लिए बाय बाय।